नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 72वां एपिसोड है और हर एपिसोड में होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आज के एपिसोड में भी आप लोगों के तमाम सवालों को हम लोग लेने वाले हैं। लगातार आप लोगों के कई सवाल आ रहे हैं और अब कोशिश यह भी है कि फटाफट प्रोजेक्ट के रिव्यू भी बना के आप लोगों के सामने लाए जाएं, जिससे कि आपको घर बैठे तमाम जानकारियाँ मिलती रहें, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट डिटेल हो, रिव्यू हो या फिर वर्क प्रोग्रेस हो। आप लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो दुविधा आपके मन में वो कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार ये जानकारियां मिलती रहे और आपके सवाल का जवाब जिस भी एपिसोड में आए उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। और अपने जानने वालों को भी प्रेरित करें, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और आप तक जानकारियां भी पहुंचेंगी। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रणीत जी ने पूछा है, हाउ विल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल विल एग्जीक्यूट विदाउट सेल डीड? ओनली एग्रीमेंट टू सेल they are doing and handing over property to society where we get only shares। तो प्रणीत जी, जहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, आपका ये कहना है कि यहाँ पे सेल डीड नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल किया जा रहा है और सीधा सोसाइटी जो है वो फॉर्म कर दी जा रही है। देखिए, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब आप डेवलपर से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जो आपका उस पर राइट है, उस पूरे प्रॉपर्टी पे जो राइट है, जितने भी उसके मेंबर हैं, जितने भी वहाँ पे बायर हैं, अगर वहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म की जा रही है तो उसके अंतर्गत उस वहाँ पे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये सारे के सारे चुने जाएंगे। और जब ये चुने जा रहे हैं और डेवलपर फॉर्म करने के लिए तैयार है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो फिर ऐसे केस में सेल डीड की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो है सोसाइटी फॉर्म हो रही है और जो चेयरमैन हैं उसमें जो चुने गए हैं वो उसमें आप भी एक मेंबर हैं। आप भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर उसमें चुना जाए। तो ऐसे केस में आपको सेल डीड करवाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदने जा रहे हैं, उस स्थिति में सेल डीड अनिवार्य हो जाता है और वहाँ पे सेल डीड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि आप जो है प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रही है, वो रेडी टू पोजीशन है, रेडी टू ऑक्यूपाई है। ऐसे केस में आप अगले को सेल डीड करेंगे या फिर अगर आप खरीद रहे हैं तो आप सेल डीड करके खरीदेंगे। तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आज के समय पे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और जब सोसाइटी फॉर्म कर दी जाती है तो आप शेयर होल्डर भी बनते हैं आगे चल के। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कई वीडियोज़ में उठाया भी है, कन्वेंस डीड। यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन जाने मात्र से सारी चीज़ें आपके हक में नहीं आ जाती हैं, सोसाइटी के हक में नहीं आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में कुछ ओपन लैंड है जो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कॉरपोरेशन के लिए छोड़ा जाता है। मान लीजिए उसे अगर आपको रेंट आउट करना है या वहाँ पर जो एक्स्ट्रा एफएसआई टीडीआर आपको बेचना है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट करना है, तो उसके लिए आपके पास सारे राइट तब आते हैं जब डेवलपर आपको यानी कि सोसाइटी को कन्वेंस डीड कर दे। और ये रूल है कि जब सोसाइटी फॉर्म हो रही है, जब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल रही है, उसके बाद जो है 45 दिनों के अंदर ये चीज़ें हो जानी चाहिए। और नहीं तो नहीं, कायदे से कम जब आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन रहा तो उसके 45 दिन के अंदर कन्वेंस डीड हो जाना चाहिए। जो आज की डेट में अगर आप निकालेंगे तो मोर देन 50% ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे कन्वेंस डीड नहीं हुआ है। और डेवलपर क्यों नहीं करते हैं कन्वेंस डीड? क्योंकि उनका अपना उस पर कुछ न कुछ लालच होता है जो आने वाले समय पे उसे वो यूटिलाइज़ करते हैं। या तो वहाँ पे बढ़े हुए एफएसआई को यूटिलाइज़ करते हैं या फिर वो पूरे के पूरे जितने भी उनके वहाँ पे लैंड पार्सल है उसको एक एंटिटी दिखाते हैं और हर एक सेक्टर को अलग अलग सेगमेंट दिखा देते हैं। तो उनका जो ये लालच है, क्योंकि हर साल जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, नए नए रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो एफएसआई बढ़ती जा रही हैं, उसको डेवलपर खोना नहीं चाहता है कन्वेंस डीड करके। तो यही कारण है कि कन्वेंस डीड में देरी आ रही है और हर एक किसी का अधिकार है कि किसी न किसी तरीके से कन्वेंस डीड पे आप लोग जोर डालिए, बिल्डर पे प्रेशर डालिए, अच्छे वकीलों से मिलिए। और जब आप लोग एकजुट रहेंगे तो शायद ये आपको कन्वेंस डीड करने में आसानी होगी। बीच में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मुहिम चलाई कि फटाफट जो है कन्वेंस डीड कर देना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी के पास उस प्रोजेक्ट के सारे राइट्स आ जाएं और फ्यूचर में जैसे एक समय के बाद जब वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, वो सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ़ायदे आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए कन्वेंस डीड पे आपकी चर्चा होनी चाहिए। सेल डीड में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रीसेल करेंगे तो अगले को सेल डीड करना अनिवार्य होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सचिन किनागे जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट इन VTP हाई लाइफ वाकड़ पुणे, वांट टू आस्क द फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉर स्प्रिंकलर्स एंड पाइप्स इन हॉल, किचन एंड बेडरूम। In VTP High Life, there are these pipes running all over. Can you guide us in this matter?
बिल्कुल सचिन जी, आपको इसके सिलसिले में हम लोग पूरी जानकारी देते हैं और आपने हमारे साथ जो है व्हाट्सएप पे इसके कुछ वीडियो भी शेयर किए हुए हैं जो कि अभी आप इनसेट में देख भी सकते हैं। देखिए क्या है, ये तो फायर नॉर्म मैंडेटरी है, पर यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ये मैंडेटरी हर डेवलपर के लिए है और इसमें जब भी आप ऐसे पाइपलाइन को लगा रहे हैं तो पाइपलाइन पूरी तरीके से नेकेड दिखे ये ज़रूरी नहीं है। जो उसके स्प्रिंकलर का पार्ट है, जहाँ पे स्प्रिंकलर लगाया जा रहा है, और कई बार किचन के पास में जब वो पूरी तरीके से फिनिश उसे कर दिया जाता है तो वहाँ पे सेंसर भी लगाए जाते हैं जिससे फायर अलार्म बच सके। ये अमूमन जो है किचन के अंदर और किचन की जहाँ से एंट्री शुरू हो रही है एंट्री पे ही ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि आग लगने की ज़्यादा संभावनाएं किचन से ही होती हैं। वहाँ पे आपका गैस पाइपलाइन है या फिर सिलेंडर है आपका, या फिर कुकिंग के दौरान कुछ वहाँ पे ऐसी दुर्घटना होती है जहाँ से अगर कुछ आग लगता है तो सेंसर सेंस करके अलार्म बच जाए और वहाँ पे जो है फायर स्प्रिंकलर भी समय पे ऑन हो जाए। तो जो स्प्रिंकलर का पार्ट है वो ओपन होना अनिवार्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी पाइपलाइन को नंगी ऐसी छोड़ी जाए और वो दिखे। बहुत से ऐसे डेवलपर हैं मार्केट में देखने में आते हैं जो इसे ढक भी देते हैं, एक साइड से थोड़ा सा फॉल सीलिंग करके या एक साइड से थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं जिससे पीछे वो ढक जाए, लेकिन उसके स्प्रिंकलर जो हैं वो ओपन रहते हैं। तो इसके लिए पीओपी या तमाम तरीक़ों से इसको ढका जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर वो स्क्रूटनाइज के लिए आते हैं तो वो देख सकते हैं एक दो फ्लैट में वहाँ पे बाद में करिए जिससे वो चेक कर सकें हाँ यहाँ पे फायर की चीज़ें दी गई हैं। बाकी स्प्रिंकलर अगर ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपर पे इससे बात की जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप इसे खुद कराने जाएंगे तो इसमें खर्चे भी लगेंगे। अगर आप उसे फॉल सीलिंग करने जाएंगे तो आपकी जो विड्थ है यानी कि जो हाइट है वो भी काफ़ी नीचे आएगी, और आजकल जो सीलिंग हाइट दी जा रही है फ्लैटों में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 या 9.5 फीट के आसपास ही आपको क्लियर हाइट मिलती है। इसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान देना बहुत अनिवार्य हो जाता है, और ऐसा तमाम जगहों पे ऑलरेडी ढक के दिया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ स्प्रिंकलर ओपन होना अनिवार्य है। बाकी ये पाइपलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो इस पर तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, पाइपलाइन होनी ही चाहिए, हमारे आपके सेफ्टी के लिए ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रोहित नेगी जी हैं, रोहित नेगी जी का जो सवाल है, सर आई नो दैट बिल्ट अप एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, बट इन बिल्ट अप एरिया डू वी ऑल्सो कंसीडर एरिया ऑफ वॉल लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देखिए रोहित जी, बहुत से लोगों के मन में ये दुविधा रहती है आखिर बिल्टअप क्या है, कारपेट क्या है। जब से रेरा आया है थोड़ा सा कारपेट का जो समझने का तरीका वो बदल चुका है। बाकी बिल्टअप की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो आपका आउटर वॉल है उसे लेके अंदर तक का पूरा एरिया, आउटर वॉल को इंक्लूड करके अंदर के जितने भी एरिया हैं वो पूरा का पूरा बिल्टअप एरिया बात। अब जितने भी एरिया हैं यहाँ पे कारपेट एरिया की बात हो रही है, ना कि सरफेस एरिया। अगर आप वॉल की एरिया की बात करेंगे तो फिर वो सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसे आप मराठी में पृष्ठ एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये सरफेस एरिया की बात नहीं की जा रही, ये बिल्टअप एरिया। तो ये सिर्फ 2D में होता है, 3D नहीं। 3D यानी कि आपको ये आपको हाइट में जो वॉल बना हुआ है उसके एरिया को नहीं लेना है। 2D यानी कि लेंथ और विड्थ ही लेनी है आपको, नीचे का जो आपका फ्लोर एरिया है। तो आउटर वॉल और इंटरनल का पूरा एरिया मिला के जो एरिया है वो बिल्टअप एरिया है। आउटर वॉल को हटा के, जो आपका आउटर सबसे आउटर वॉल है उसे हटा के इंटरनल वॉल को मिला के जितना एरिया है वो कारपेट एरिया है। इस वॉल के एरिया में कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ये वॉल है बाइफर्केटिंग वॉल, ये जहां पे ये जो आपका बाइफर्केशन आपका आ रहा है, यहां जितना एरिया ये कंज्यूम कर रहा है नीचे, ना कि ये एरिया, ये नहीं देखना है। ये एरिया जो कंज्यूम हो रहा है इसे बनाए जाने में, इसी को आप जो है इंक्लूड करेंगे कारपेट एरिया के लिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया में सिर्फ फर्क इतना है कि कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल का एरिया इंक्लूडेड नहीं है और बिल्टअप एरिया में एक्सटर्नल वॉल जो आपके हैं फ्लैट के या किसी भी मकान के, वो एरिया इंक्लूडेड है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आगे चलते हैं। सिद्धांत रोकड़े जी हैं, इनका सवाल है, सर प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कैसे करें? हाउ टू गेस प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू व्हेन आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी। देखिए इसका कोई बहुत ही एकदम आप एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं निकाल सकते हैं कि आप जाएं और कुछ ऐसा फार्मूला आपको बता दिया जाए जहां से आप एग्जैक्ट निकाल लें। ऐसा होता है कि आपको उस एरिया में क्या रेट चल रहा है उस कारपेट एरिया के हिसाब से, उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं। पर हम लोग समझने के लिए, आप लोगों के इस सवाल को आसान करने के लिए हमने एक सिंपल फार्मूला डिज़ाइन किया हुआ है। अब मैं इसकी प्रामाणिकता के लिए ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये 100% ऐसा ही होगा और सही ही होगा, लेकिन अमूमन आप समझ सकते हैं
जो आपका मंथली रेंटल है, जो भी प्रॉपर्टी की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसको आप 450 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मंथली रेंटल को जितना वैल्यू आपका आएगा उस प्रॉपर्टी की उतनी ग्रॉस वैल्यू अमूमन मानी जा सकती है। मान लीजिए आपका किसी प्रॉपर्टी का 20,000 रुपये रेंटल आ रहा है, तो उसे आप 450 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसकी जितनी वैल्यू आपकी आएगी वो आप मान के चलिए कि उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट उतनी बनेगी। जहाँ पे रेंटल कम होगा, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जब आप रेंटल कंसीडर कर रहे हैं तो आप अपर लेवल और जो लोअर लेवल है उसके बीच का एवरेज प्राइस जरूर निकालिए। मान लीजिए एक ही तरह के फ्लैट की वैल्यू एक सोसाइटी में 20,000 भी हो सकती है और कुछ फ्लैट 22,000 23,000 पे भी हो सकते हैं। तो आप इसके बीच का यानी कि 21,000 रुपये कंसीडर कर लीजिए और उसे 450 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मंथली रेंटल, मैं एनुअल रेंटल को 450 से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मंथली जो आपका रेंटल है उसे 450 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा, और काफ़ी जगहों पे हमने इसे सटीक पाया हुआ है। जहाँ पे रेंटल वैल्यू कम है, प्रॉपर्टी कॉस्ट कम होगी। और आज के समय पे कोविड की सिचुएशन में रेंटल वैल्यू कई जगहों पे ड्रॉप हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो अपर रेंटल है, यानी कि जो कोविड के पहले था और जो अभी है, उसके बीच का जो है एवरेज निकाल के ही आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। DRR जी हैं, इनका सवाल है, विच इज द बेस्ट प्लेस टू सेटल आफ्टर रिटायरमेंट विद इन पुणे। देखिए, जब आप रिटायर होने के बाद सेटल होने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपके चाहे डेली नीड की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल है, ट्रैवल करने के लिए रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे होना चाहिए, पास में होना चाहिए, ईजिली आप वहाँ पे पहुँच सकें। जब कभी भी आपको ट्रैवल करना हो, कभी मेडिकल अर्जेंसी की सिचुएशन में भी आपको आसपास अच्छे हॉस्पिटल्स जरूर होने चाहिए। वैसे रिटायरमेंट के बाद जो लोगों की एक सबसे ज़्यादा जो है चाहत होती है कि वो ग्रीनरी के बीच में रहें, हरियाली के बीच में रहें, जिससे कि उनको लगातार नेचर के आसपास रहने का आनंद मिल सके। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिटी में रह रहे हैं, पुणे की आप बात कर रहे हैं, तो ये आउटस्कर्ट में ही आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो बेसिक नेसेसिटी हैं वो आसपास मौजूद हैं कि नहीं हैं, और अगर मान लीजिए कुछ दूरी पे हैं तो वहाँ आने जाने के लिए रास्तों की स्थिति क्या है और वहाँ पे कौन से ऐसे साधन मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पे पहुँचेंगे। इसके साथ साथ यह भी आप ध्यान दीजिए, अगर आप जियोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे पुणे की, तो पुणे बेसिकली अगर आप रहने के हिसाब से देखें तो जो वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पे आपको हरियाली ज़्यादा मिलती है। उसके पीछे कारण ये है कि कोस्टल एरिया के थोड़ा नज़दीक आ जाता है, क्योंकि जो आपका वेस्टर्न मार्केट जो फैला हुआ है हिंजौड़ी के आसपास, वाकड़ और ये सब पूरा सेक्शन जो आपका है, और जो ईस्ट का सेक्शन है यानी कि जो खराड़ी है, कल्याणी नगर है, विमान नगर है, वाघोली है, लोगांव है, धानोड़ी, ये सारे सेक्शन दोनों एक दूसरे के दो छोर पे हैं, यानी कि लगभग इनके बीच 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको जैसे आप छोटे मोटे जो पहाड़ियाँ हैं, डोंगर हैं, वहाँ पे अगर आप हरियाली की स्थिति देखेंगे तो बरसात के कुछ महीनों बाद भी वेस्ट पुणे में बना रहता है, जबकि ईस्ट में आपको देखेंगे तो वो एक तरीके से सपाट हो जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है, जैसा मैंने आपको बताया, कोस्टल एरिया के नज़दीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा देखना है, ज़्यादा उसके आसपास रहना है, तो वेस्टर्न मार्केट, और अगर आपको सेंटर ऑफ सिटी के नज़दीक रहना है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास रहना है, तो आपको ईस्टर्न मार्केट को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन बेसिक नेसेसिटी को जरूर देख लीजिए, वहाँ पे साधन क्या हैं यातायात के, उसको समझने के बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। आगे चलते हैं। शुभम कुलकर्णी जी हैं, इनका सवाल है, सर यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी। आई हैव 2 क्वेश्चंस। व्हेन टाइटल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड और वी शुड ऑलवेज आस्क टू बिल्डर टू प्रोवाइड टाइटल सर्टिफिकेट। दूसरा भी सवाल आपका, पहले इसका जवाब देते हैं। देखिए, टाइटल सर्टिफिकेट यानी कि जो लैंड लॉर्ड हैं वो कौन है, इसके पहले किसकी प्रॉपर्टी थी, किसने खरीदा, कौन जॉइंट डेवलपमेंट में आ रहे हैं या फिर इसे डेवलपर परचेज करके बना रहा है, ये जो सारा रिकॉर्ड होता है इसे सर्च टाइटल के अंतर्गत देखा जाता है। तो इसे आप कभी भी अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बुक करने जा रहे हैं तो आप ये महारेरा के साइट पे भी जाके देख सकते हैं टाइटल सर्च को। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि जो डेवलपर आपको बता रहा है क्या सच में उन्हीं का लैंड है या फिर उसका रियल लैंड ओनर कौन है, ये भी आप जाके वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका है, एज वी नो व्हेन वी डू द एग्रीमेंट एंड व्हेन वी गॉट द स्कैन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट इट कंटेन्स 60 to 70 पेजेस, इट्स इम्पॉसिबल टू रीड एवरीथिंग, सो व्हाट शुड वी रीड केयरफुली इन एग्रीमेंट। देखिए, पहली चीज़ तो आप अपने नाम की स्पेलिंग, एड्रेस, जो वहाँ पे कारपेट एरिया आपको दिया जा रहा है वो आप ध्यान से देख लीजिए। कई बार जो आपका महारेरा कारपेट है वो वहाँ पे मेंशन होता है
अमूमन लेकिन आपको बताया जाता है टोटल कारपेट तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप ये चीज़ देखने की कोशिश करिए कि महारेरा कारपेट कितना है, बैल्कनी कितना दिखाया जा रहा है, वहाँ पे अगर एनक्लोज बैल्कनी है तो वो कितना वहाँ पे, तो उसका बाइफर्केशन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उसे पूरा जब प्लस करेंगे, वो स्क्वायर मीटर में होता है, उसे आप 10.764 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया टोटल कारपेट यानी कि बैल्कनी, टेरेसेज, इनक्लोज बैल्कनी मिला के वो पूरा का पूरा आपके सामने दिख जाएगा। इसके साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं कि आखिर उसमें जो आपका पार्किंग है उसके बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं। पेमेंट जब आप जो है जिस समय करने जा रहे हैं, अगर उसमें डिले होता है तो उसके लिए आपको क्या क्लॉजेज वहाँ पे रखे गए हैं। तो ये जो मोटे मोटे क्लॉजेज हैं इसे ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो कारपेट एरिया आपको बताया गया क्या वो है, जो फ्लैट आपको बताया गया क्या वही फ्लैट उसमें मेंशन है, जो उसका ब्लूप्रिंट उसके साथ अटैच किया जाता है उस ब्लूप्रिंट में वही मार्किंग होनी चाहिए सेम फ्लैट की। कई बार क्या होता है, आप एक प्रॉपर्टी पे जब लेने जाते हैं तो उसमें कई तरह के लेआउट होते हैं, कई बार मिरर इमेज के भी फ्लैट होते हैं। टेरेसेस का सिचुएशन कई बार जो है चिल्ड्रंस बेडरूम के साथ होता है, कई बार मास्टर बेडरूम के साथ होता है। तो ये जो अल्टरनेट होता है इसमें भी आप देखने की कोशिश करिए, जब आपने उसे बुक किया था तो जो उसका ओरिएंटेशन था टेरेसेस का क्या वही है। हो सकता है कारपेट बराबर हो लेकिन उसका ओरिएंटेशन इधर से उधर हो गया हो इवन ऑड के चक्कर में। तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान से उसका डिमार्केशन देख लीजिए, कारपेट देख लीजिए, अपने नाम की स्पेलिंग देख लीजिए, और जो वहाँ पे चार्जेज मेंशन किए गए हैं जैसा आपको बुकिंग के समय बताया गया था वैसे ही मेंशन किया गया कि नहीं। अगर उसमें आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज लग रही हैं, कुछ आपको उसमें बदलाव लग रहा है, तो आप अपने जो भी वहाँ पे CRM के हैं या फिर जिनसे भी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपका है उनसे बात करके उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश जरूर करिए। उस पर जब क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आप उसे संतुष्ट हों उसके बाद ही आप ग्रीन सिग्नल दीजिए कि लीगल पेपर पे प्रिंट हो और फिर आप एग्रीमेंट के लिए जाएं। आगे चलते हैं, ध्रुविन शाह जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, एज ऑलवेज अप्रिशिएट योर गुड वर्क एंड शेयरिंग इनसाइट ऑफ नॉट सो नोन डिटेल्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच ध्रुविन जी। अगला जो है आप आगे ये कह रहे हैं, वन सच थिंग्स विच इज स्टिल बिट एम्बिगुअस is how the 999 year lease model works. What are the cons if any and how beneficial it is purchase a property in Amanora. I appreciate if you can make detailed video on various townships, their lease model, related additional charges over the time and any consequences of such lease model. Thank you. देखिए ध्रुविन जी, आपने कहा हर एक टाउनशिप पे जो है डेडिकेटेड वीडियो बना जाए। कोशिश रहेगी कि जो भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, आपने देखा भी होगा, उसमें इस टॉपिक को भी हम लोग इंक्लूड करें। लगातार आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं और हम लोग इससे अपने वीडियो में और भी सुधार भी करते जा रहे हैं, बदलाव भी करते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें सजेशन दे रहे हैं। आप लोगों में से आपके मन में जो भी सजेशन की भाव आते हैं उसे जरूर कमेंट करके बताइए, हमें व्हाट्सएप करके बताइए, और अपनी दुविधा को क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके जरिए भी हम तक पहुंचाइए। कुछ आपको ऐसे क्लिप मिलते हैं जो आपको लगता है कि लोगों तक ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, ये कमियों को दिखाई जाना चाहिए, इन अच्छाइयों को दिखाया जाना चाहिए, वो भी भेजें जिससे लगातार लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। यहाँ पे जो आप सवाल कर रहे हैं कि जो 999 ईयर के लीज मॉडल पे है उस पर फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है क्या है। देखिए ये चीज़ें हैं, जब आप किसी भी डेवलपर के यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, खासकर जो टाउनशिप एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे इतना बड़ा लैंड पार्सल परचेज करने पे नहीं मिल पाता है। उसमें से कुछ हिस्से, जैसे आप एमनोरा की बात कर लीजिए, तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा एमनोरा जो है लीज लैंड पे है। उसमें से बहुत से ऐसे छोटे मोटे पार्सल हैं जिनको कि अनिरुद्ध देशपांडे जी ने पूरा का पूरा खरीद के और उस पर डेवलपमेंट करना है, पर उसका मैक्सिमम हिस्सा ऐसा है जो लीज मॉडल पे लिया गया है। अब लीज मॉडल पे क्या है, मान लीजिए जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे उनसे जब लैंड खरीदा गया तो वो कुछ पैसा तो उस समय ले लिया उन्होंने एडवांस में, और कुछ पैसों को उन्होंने इंस्टॉलमेंट में लिया। कई बार लोगों ने उसे प्रॉफिट शेयरिंग पे किया, जिससे उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ फायदा वहाँ से मिलता रहे। इसके लिए वो जो है लीज मॉडल में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि डेवलपर जो है कन्वेंस डीड नहीं कर सकता है, यानी कि जो सोसाइटी आपकी फॉर्म होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करके उसको सारे राइट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, और ऐसी केस में आप शेयर होल्डर भी नहीं बनते हैं। तो कल को जब रिकंस्ट्रक्शन आएगा तो उस पर सोसाइटी उस पर डिसीजन नहीं ले सकती है, उस पर डेवलपर यानी कि जो काबिज डेवलपर है, जो उसका डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपने हिसाब से ही डेवलपमेंट करेंगे। इससे डेवलपर का कई एंगल से फायदा ये हो जाता है कि वो अगर एक किसी सेगमेंट पे FSI इंक्रीज हुआ तो उसे वो दूसरे सेगमेंट में यूज कर सकता है, और लगातार वो एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल उनका बना रहता है। लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं उसको भी देखने की, निगरानी करने की पूरी जिम्मेवारी उस डेवलपर की होती है जो उस टाउनशिप को बना रहा है। तो आपके लिए कोई ऐसा अगर एग्जैक्ट आप कहें कॉन्स है तो ऐसा कुछ आपके लिए कॉन्स नहीं, क्योंकि 999 साल यानी कि 1000 साल, लगभग 400 पीढ़ियां बीत जाएंगी,
और अगर आप नए जो टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसमें बिल्डिंग की लाइफ लगभग 100 साल की बताई जा रही है। तो आप ये खुद ही मान के चलिए कि जो रिकंस्ट्रक्शन में भी 10 बार वो चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। और ये एक तरीके से ये जो आपका लीज होल्ड है इसे फिर से जो है लीज पे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 999 साल के लिए ही है, इसे आगे और भी समय समय पे आगे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है जब ये टेन्योर पूरा होगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके बेसिक फ़र्क है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि यहाँ पे कन्वेंस डीड करके सारी की सारे राइट जो हैं वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को नहीं ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो डेवलपर के साथ सिक्योर रहता है और जो लैंडलॉर्ड है उनको पीरियडिकली कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलते रहते हैं एडवांस पेमेंट के अलावा भी। बाकी जो आपने एक यहाँ पे सुझाव दिया है कि हर एक टाउनशिप को कवर करने के दौरान इस मुद्दे पे भी जो है चर्चा हो, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताई जाएं कि वो टाउनशिप किस मॉडल पे बनाया जा रहा है, क्या वो लीज होल्ड है तो क्या उसका एग्रीमेंट है, ऐसी तमाम चीज़ों पे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय पे जो भी टाउनशिप को हम कवर करें उसमें ये चीज़ भी जरूर कवर कर लें और जो हमने कवर किया उस पर कुछ शॉर्ट वीडियोज़ डाल के आप लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचा दें। आगे बढ़ते हैं, सूरज सिंगोलकर जी हैं, इनका सवाल है रोहन अभिलाषा जी बिल्डिंग के बारे में बताएं, क्या इसको बाकी सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा या एमिनिटीज शेयर करी जाएंगी। देखिए, अलग करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है क्योंकि ये जो 30-35 एकड़ का पूरा इनका सेगमेंट है उसी के अंतर्गत है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से बाकी बिल्डिंग जो बनी हुई हैं वहाँ पे जैसे आप बिल्डिंग से नीचे आते हैं आपको सेंट्रल एमिनिटीज़ या फिर आपके बिल्डिंग के सामने कुछ ना कुछ एमिनिटीज़ देखने को मिल जाता है। इस स्थिति में ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वॉक करके सेंट्रल एमिनिटीज़ की तरफ आना होगा, लेकिन ये एक तरीके से उस पूरे सोसाइटी का हिस्सा ही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ जो है शॉप्स भी दिए जा रहे हैं जो कि जो इंटरनल रोड है उससे कनेक्टेड रहेगा, लेकिन आपके सोसाइटी में बिल्कुल अंदर से कनेक्टेड नहीं होगा। तो उसमें भी प्रॉपर जो है आइसोलेशन दिया जाएगा जिससे आप लोग और बाकी बिल्डिंग में रहने वाले लोग वहाँ पे आके खरीदारी कर सकें और आपको ज़्यादा असुविधा ना हो। लेकिन जो आपका सवाल है कि आप सोसाइटी के हिस्से रहेंगे या फिर उसे एक आइसोलेट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोसाइटी के हिस्से में रहेंगे और सोसाइटी में जितनी भी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उस पर आपका भी बराबर हकदार होगा। आगे चलते हैं, प्रियेश जगताप जी हैं, इनका सवाल है सर थैंक्स फॉर मेकिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज विद इनहैंस्ड वीडियो टेक्नोलॉजी। माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्लैट इन्वेस्टमेंट। इज इट गुड ऑप्शन टू बाई फ्लैट विद कॉन्ट्रैक्ट of 9 to 10 years with IT company for fixed rent of 3 to 5% increase in rent per year? देखिए प्रियेश जी, अगर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मॉडल के लिए खरीदना चाह रहे हैं और आप इस लॉन्ग टर्म लीज में 9-10 साल के लिए जाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी को रेंट पे देंगे तो हो सकता है कि 2-4 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस आपका रेंट पे उठा रहे। अगर बीच में कुछ गैप आता है 3-4 महीने का तो उसे फिर से उस जो 3-4 महीने, मान लीजिए 20,000 रुपये ही आपके प्रॉपर्टी का रेंट है तो 3 महीने का भी गैप आ गया तो आपका 60,000 रुपये का लॉस हो गया। और अगर आपको 3,000 रुपये भी बढ़ के मिल जाए तो आपको 30,000 रुपये रिकवर करने में लगभग 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। यही कारण है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लीज में जा रहे हैं और कंटिन्यूस आपका जो है इंक्रीजिंग मॉडल में है, जैसे आप बता रहे हैं 3 से 5% पे, कोशिश करिए कि 5% पे जो है ये इंक्रीमेंटल रहे इसके हायर रेंज पे, क्योंकि वैसे 7 से 10% रहता है, लेकिन हर बार वो इतना नहीं बढ़ता है हर साल, क्योंकि अगर हर साल 10-10% बढ़ेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से रेंटल ग्रोथ होगा। पर अगर आपको 5% जो है अप्रिशिएटिंग रेंटल मॉडल पे मिल रहा है और आप लीज के हिसाब से देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको जाना चाहिए किस कंपनी को आप लीज पे दे रहे हैं, उसका अगर पहले से ये ऐसा मॉडल रहा है तो वो कितने खरे उतरे इन सब चीज़ों पे, इसे भी एक बार आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, लोगों के सुझाव ले लीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ वो रिनाउंड है तो बिल्कुल आप इस पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड रेंटल इनकम इसमें मिलता रहेगा। साथियों, आपके मन में जो भी दुविधा है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। क्वेरी कंसर्न फॉर्म में आप वो बातों को पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको जानकारियाँ लगातार जुड़े रहें सौदागर से। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।